बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 25 अप्रैल और पाकिस्तान में जुमे की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की पहली खबर आपके सामने नवाज मोदी राब्ते अंदरूनी कहानी आपके सामने रखते हैं। नवाज शरीफ मोदी से राब्ते कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं और उसका आउटकम क्या निकल रहा है, इसकी सारी तफसील आपको बतानी है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि इस वक्त जो पाकिस्तानी जनरल्स हैं उनके मफरूजे क्या हैं, जंग को लेके, इमरान खान को लेके, आपको लेके, मुल्क की ओवरऑल जो इस वक्त सियासी और सिक्योरिटी से रिलेटेड सूरत हाल है, उस पर हमारे टॉप के जनरल साहबान के मफरूजे क्या है, कितने सही हैं, कितने गलत हैं। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यौम तासीस, इमरान खान साहब का पैगाम और इमरान खान साहब का खत चीफ जस्टिस साहबान को, और इसके अलावा कुछ हिंदुस्तान से अहम खबरें। तो कोशिश करेंगे जितनी ज्यादा खबरें आपके सामने रख सकें। कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हिंदुस्तान से भी आपके सामने रखनी है। तो पहली खबर की तरफ चलते हैं। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस लौटे हैं। लंदन में जब वो मौजूद थे तो उनके जुम्मे ये लगाया गया कि वो मोदी से राब्ता करें। हमारे जराये ये बताते हैं कि उन्होंने मोदी से राब्ता करने की जंदाल के थ्रू कोशिश की। यही वजह है कि अभी तक नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ हिंदुस्तान के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। हिंदुस्तान ने पानी बंद कर दिया है, लेकिन इनका मुंह बंद है। ये बाकी सब कुछ कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, सांस ले रहे हैं, माल बना रहे हैं। प्रोटोकॉल्स के अंदर लंबे लंबे ये प्रोटोकॉल्स ले रहे हैं, गाड़ियों के काफलों के अंदर सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक भी बयान नहीं दे रहे, जिसके लिए असल में इन पोजीशंस के ऊपर लोग होते हैं कि वो अवाम का दिफा करें, मुल्क का दिफा करें। नवाज शरीफ से लंदन में सवाल पूछा गया, कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान में आके भी खामोश हैं। उनकी बेटी पूरे पाकिस्तान में फिर रही हैं। आज बड़े लंबे चौड़े प्रोटोकॉल के साथ वो सियालकोट गई थी, उस पर बाद में बात करते हैं। लेकिन वो भी मुकम्मल खामोश है, शहबाज शरीफ भी खामोश हैं। और अब अंदर की खबर ये बाहर आई है कि ये जंदाल और अपने दूसरे दोस्तों के थ्रू मोदी से बात करना चाहते हैं। मोदी अभी तक इनको लिफ्ट नहीं करवा रहे, इनका राब्ता अभी तक स्टैब्लिश नहीं हुआ, और राब्ता करके यही बताना है कि हमने नहीं करवाया, आप खामखा इस तरफ को ना चढ़ दौड़ें क्योंकि हमारी हुकूमत खराब होगी और हम तो आपके एहसानमंद हैं। ये मैं अपनी तरफ से तज्जिया कर रहा हूँ, ये वाला है जो जाहिर आखिर पर है कि हम तो एहसानमंद हैं आपके, और हम तो आपके बारे में बोल नहीं सकेंगे। याद कीजिए, एक पुरानी खबर भी मेरे सामने आ रही थी, गालिबन 2015 की, जिसमें ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर थी कि नवाज शरीफ साहब ने अपने वजीरों और मशीरों को हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी बयान देने से उस वक्त रोका था, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये खबर प्रिंट की थी। तो ये इनका पुराना काम है। लेकिन यहां पर ये जरा देखिए कि एक तरफ नवाज शरीफ के जुम्मे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने यह लगाया है कि आप जंदाल के थ्रू राब्ता करें मोदी से, लेकिन दूसरी तरफ जब सिक्योरिटी कमेटी के अंदर बात हुई, जिसको शायद ख्वाजा आसिफ ने अब कंफर्म भी कर दिया है कि वहां इमरान खान साहब का जिक्र हुआ, लेकिन मना कर दिया गया कि उनको नहीं बुलाना। अब हमारे जराये बता रहे हैं कि मना करने वाले वहां आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर थे। तो इमरान खान से बात नहीं करनी, मोदी से बात करनी है। मोदी से बात करने को हम मरे जा रहे हैं, इमरान खान से बात करने को हमारा अभी भी दिल नहीं है। अब हमारे मफरूजे क्या है, जो इसके बाद अगली खबर है, वो आपके सामने रखता हूं। वो मफरूज़े ये हैं कि इंडिया के खतरे की वजह से कौम ने मुतहद हो जाना है। अंदरूनी जो मतनाज़े मसाइल हैं, इसकी तरफ से तवज्जो हट जाएगी। इमरान खान को थोड़ा पसे पुश डाल देंगे लोग। ये सारी जो इलेक्शन लूटा है, अदलिया के साथ जो किया है, ये फॉर्म 47, जो 26वीं तरमीम, आगे आर्मी चीफ की रिटायरमेंट आ रही है, आपको पता है नवंबर में एक्सटेंशन है फिर 2 साल की, जो उन्होंने पहले से ही ले रखी है। ज़ाहिर है 26वीं तरमीम ही जालसाज़ी थी, तो वो एक्सटेंशन भी जालसाज़ी है। तो इस सब से तवज्जो हट जाएगी, हिंदुस्तान के साथ जंग में पूरी कौम इकट्ठी हो जाएगी। मैं चाहूँगा, मेरा तज्जिया तो आपको पता ही है, पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन मैं अब आप लोगों से सुनना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, किसी गाली-गलौच की ज़रूरत नहीं है, मुदल्लल तरीके से लिखिएगा आप क्या समझते हैं, और फिर हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स में से जो सेंस बनती है, वो हम इनके सामने रखें और इनको बताएँ कि अवाम क्या सोचती है। इसलिए आज खुसूसी तौर पर इस मौज़ू के ऊपर ज़रूर बताइएगा कि अगर ज़ाहिर है, अगर जंग लड़ती लगती है, तो पूरा पाकिस्तान जो है वो अपने दफ़ा तो करेगा, वो अपनी फ़ौज के साथ मिलके ही दिफ़ा करेगा। कोई भी पाकिस्तानी होगा, वो ये तो कभी नहीं चाहेगा कि कोई और मुल्क हमारे मुल्क को किसी तरह से भी नुकसान पहुँचाए। लेकिन क्या ये जो मफरूज़ा है जनरल साहबान का कि इसमें आपको बाकी सब कुछ भूल जाएगा, तो क्या आप भूल पाएँगे? कि क्या ये पहले की तरह आपको टोपी पहना दी जाएगी? जैसे कभी कोई मज़हबी मामला छेड़ दिया जाता है, कभी जंगी मामला छेड़ दिया जाता है, कभी नेशनल सिक्योरिटी तो कभी दिफा, ये सारे मामलात जो हैं वो छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन अपना काम जारी रखा जाता है। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि वो अपना काम कौन-सा है। अगला मफरूज़ा ये है कि इंडिया पाकिस्तान पर फ़ौजी हमला नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है और वो सख्त फ़ौजी जवाब देगा। ये मफरूज़ा असल में टाउट सहाफ़ी फैला रहे हैं। आप इस पर भी ज़रा थोड़ी-सी गुफ्त-ओ-शनीद कीजिएगा कि आपका क्या ख़्याल है? मेरा ऐसा ख़्याल नहीं है। मुझे लगता है कि मोदी ने जितनी एस्केलेशन कर दी है इन हाउस, जितनी वहाँ पर ड्रम उन्होंने बीट दिए हैं,
जितना जंग का हिस्टेरिया क्रिएट कर दिया है, मेरा ख़्याल है कि उन्हें अब कुछ ना कुछ उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचें तो करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि वो 2 से 4 हफ़्ते के अंदर-अंदर कोई ना कोई हमला कुछ ना कुछ को करेंगे। मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा और मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा एयर स्ट्राइक नहीं होगी, उससे मामला ज़्यादा होगा। इनको अपनी भरपूर तैयारी करनी चाहिए। अब कर रहे हैं कि नहीं, ये अलग बात है। ये मुझे नहीं पता, लेकिन कर रहे होंगे तो यकीनी तौर पर, लेकिन ये मफ़रूज़ा गलत है जिसने भी बनाया हुआ है। तीसरा मफ़रूज़ा ये है कि अगर जंग हो भी जाए, तो आलमी बरादरी इसे बढ़ने से रोक देगी, क्योंकि दोनों एटमी ताकत हैं। दुनिया एटमी जंग की मुतहम्मल नहीं हो सकती। ये मफ़रूज़ा भी आपका थोड़ा-सा गलत है। आपको पता है कि जब कारगिल की जंग हुई थी, तो तब भी हम एटमी ताकत ही थे दोनों, और जंग अगर हुई, तो उसका दोनों मुल्कों को ज़ाहिर है नुकसान तो होगा, लेकिन दुनिया इतनी जल्दी बीच में नहीं आएगी, क्योंकि अभी हिंदुस्तान ने जो इंडस ट्रीटी है, उसको सस्पेंड किया है। बहुत बड़ी बात है, फ्लो ऑफ वाटर को रोकना। उससे एनवायरनमेंट के भी इश्यूज़ हैं, खुराक के भी इश्यूज़ हैं, दूसरे मामलात भी हैं, लेकिन दुनिया में से कोई एक मुल्क भी उस पर अभी तक नहीं बोला। जी हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई एक मुल्क भी अभी तक इंडस ट्रीटी पर नहीं बोला। हमारे हक में छोड़ दें, किसी ने न्यूट्रल सी स्टेटमेंट भी नहीं दी कि यार ये ना करो। सभी ने वाज़ेह अल्फ़ाज़ में कहा है कि हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, बल्कि आज तो तुलसी गैबर्ड, जो नेशनल सिक्योरिटी की एडवाइज़र हैं, डायरेक्टर हैं, उनके पास उन्होंने आज जो ट्वीट की है, उसमें तो उन्होंने वाज़ेह लाइन ली है कि वो इंडिया के साथ खड़ी हैं, और उन्होंने कहा है कि इस्लामिक टेररिस्ट जो है उन्होंने हमला किया है, और हिंदू जो है उसमें विक्टिम है। हालाँकि उनकी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त नहीं है, उसमें सिर्फ़ हिंदू नहीं है, उसमें मुसलमान भी शहीद हुए हैं, गालिबन 1 या 2। तो इसलिए उनकी ये कहना कि सिर्फ़ हिंदू विक्टिम थे, ये नहीं, किसी दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं होता। लेकिन इस वक़्त पूरी दुनिया में ये माहौल हिंदुस्तान ने बना दिया है, इफ़ेक्टिवली बना दिया, और इसका सेहरा भी हमारे जनाब आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर और उनके साथी जनरल्स पर जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान में ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया के ऊपर इतनी पाबंदी लगाई है, पाकिस्तानियों को इतना मारा है कि वो अब बहुत सारे लोग इस पर लिखते ही नहीं हैं। वो इंडिफरेंट होकर दूसरे मौज़ूआत के ऊपर चीज़ें लिख रहे हैं। इस पर कोई लिखना ही नहीं चाहता, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कब वीगो डाला आ जाएगा और हमें उठा लिया जाएगा कि आपने तो रियासत के खिलाफ बगावत कर दी, आ जाएँ आप जेल में। सो मच सो कि एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही करीब समझी जाने वाली और निगरान हुकूमत के अंदर मुशीर भी बनाई गई थीं, वज़ीर बनाई गई थीं, मिशाल मलिक, जो हुर्रियत रहनुमा हैं इंडिया में, यासीन मलिक उनकी अहलिया है, उन्होंने भी आज एस्टेब्लिशमेंट से, जनरल से ये अपील कर दी है, की तो उन्होंने हुकूमत से है, लेकिन ज़ाहिर है जनरल साहबान से ये अपील कर रही हैं कि आप मुल्क में सोशल मीडिया, ट्विटर समेत बाकी चीज़ें खोलें, ताकि पाकिस्तानी कौम बयानिए की जंग में आपके साथ खड़ी हो सके। उन्होंने भी अपने मुँह से कहा है कि हिंदुस्तान बयानिए में बहुत आगे है और पाकिस्तान का बयानिया कहीं नहीं आ रहा। मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप खोलेंगे भी, तो अब आपको वैसा बयानिया बिल्कुल नहीं मिलेगा, और वो प्रोग्राम के आखिर पर मैं कुछ मीम्स रखूँगा आपके सामने कि जनरेशन जो जेन ज़ी है, वो इस वक़्त किस तरह की मीम्स बना रही है और किस तरह की मीम्स पे बात कर रही है, तो थोड़ा-सा पता लगेगा हमारे जनरल साहबान को कि अवाम वहाँ नहीं खड़ी जहाँ पहले खड़ी थी। मैं ये नहीं कह रहा अवाम को वहाँ खड़ा होना चाहिए जहाँ इस वक़्त खड़ी है। ज़ाहिर है मुल्क पर मुश्किल वक़्त आएगा, तो अवाम साथ ही खड़ी होगी, मुल्क का दिफ़ा करेगी, लेकिन बादले नखास्ता खड़ी होगी आपके साथ। दिल से नहीं खड़ी होगी, जो कुछ आप कर रहे हैं, वो मैं अगले टॉपिक में कवर करता हूँ कि क्यों ऐसा है। लेकिन इस वक़्त सोशल मीडिया खुलना चाहिए, इमरान खान को रिहा होना चाहिए। ये इस वक़्त की आवाज़ है, ये इस वक़्त की ज़रूरत है। आप अपनी ज़िद में, अना में और अपने जो आपके अज़ाइम हैं, उनमें पाकिस्तान के बहुत बड़े एक एसेट को आप ख़राब कर रहे हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर मैंने आपके सामने रखनी है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो अपने ज़ाती या आपस के इख्तिलाफ़ात हैं मुल्क के अंदर, उनको एक तरफ रख दें। ये आजकल एक नैरेटिव दिया जा रहा है। इस पर मैंने तफ़सीली बात करनी, क्विकली आपको बता दूँ कि आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का यौम तासीस, और इस यौम तासीस के ऊपर एक इस्लामाबाद में तकरीब हुई, जिसके अंदर सभी लोगों ने शिरकत की, ज़ाहिर है, जितनी भी इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का रैंक एंड फ़ाइल है। और उसके साथ-साथ जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के मेंबर पार्लियामेंट थे, उन्होंने आज असेंबली से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक एक वॉक भी की, और जो तकरीब हुई, मेरा ख़्याल शायद केपी हाउस में हुई, उसमें भरपूर तकारीर की गई हैं, उसमें इमरान खान के साथ खड़े होने की तायीद की गई है। पार्टी ने कहा है कि हम सब डट के खड़े हैं और इस सारी फस्तायत का मुकाबला करेंगे। तो ये तो हो गई यौम तासीस के हवाले से। एक यौम तासीस के हवाले से एक और कंट्रोवर्सी भी सामने आ गई। वो ये आई कि इमरान इस्माइल साहब ने एक ट्वीट किया कि आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का यौम तासीस। उन्होंने मुबारकबाद दी मेंबरान को, वर्कर्स को और सभी को, और कहा कि एज़ फाउंडिंग मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, वो जो है आज बड़े अपने इस सारे अज़म का दोबारा से अयादा करते हैं। इंसाफ, इंसानियत, खुददारी, जो तहरीक इंसाफ का मंशूर है, उसकी दोबारा से वो अयादा करते हैं। उस पर शीरीं मज़ारी साहबा ने एक बड़ा धुआंधार किस्म का ट्वीट दागा। उन्होंने कहा कि सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट ऑन फाउंडिंग मेंबर ऑफ पीटीआई। ये उनका पुराना ट्वीट है जो उन्होंने आज रीट्वीट किया, और उसके ऊपर उन्होंने लिखा इमरान इस्माइल साहब को कि आप पुराने मेंबर हैं, फाउंडिंग मेंबर नहीं है। एक दिन मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि कोई 450 बंदा मुझे अभी तक मिल चुका है, जो ये क्लेम करता है कि मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ। तो उन्होंने आज लिखा है कि इमरान खान थे फाउंडिंग मेंबर, लेट नईमुल हक साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो थे।
लेट एहसन रशीद साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो थे। हफ़ीज़ ख़ान आजकल कनाडा में होते हैं, वो फाउंडिंग मेंबर थे। मुहिद हुसैन सैयद आजकल अमेरिका में होते हैं, वो फाउंडिंग मेंबर थे। महमूद अवान अमेरिका में होते हैं, वो फाउंडिंग मेंबर। नौशरवान बरकी अमेरिका में होते हैं। ये लोग जो 7 लोग थे, ये फाउंडिंग मेंबर थे तहरीक-ए-इंसाफ के। इमरान खान साहब और 6 दूसरे ये लोग। बाकी तमाम जितने भी दोस्त ये क्लेम करते हैं, वो दुरुस्त नहीं है। उस पर फिर अदील राजा ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग तज्ज़िया किया, अरशद शरीफ के जो प्रोड्यूसर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो इमरान इस्माइल हैं, वो आईपीपी के फाउंडिंग मेंबर हो सकते हैं, तहरीक-ए-इंसाफ के नहीं, क्योंकि उन दिनों उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर आपको याद हो, आईपीपी की तरफ से। तो उनका तजिया है। तो ये तो एक साइड की डिस्कशन चले निकल गई कि आज ये भी चलता रहा कि कौन फाउंडिंग मेंबर है, कौन नहीं है, यौम तासीस के ऊपर। लेकिन जो असल चीज़ है, उसकी तरफ आते हैं, और वो ये है कि सियासी इख्तिलाफात एक तरफ रखें, इकट्ठे हो जाएँ, इंडिया हमला कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ज़िंदा कौमें ऐसे ही करती हैं, ज़िंदा कौमें जो हैं, वो क्राइसिस में इकट्ठी होकर उसका मुकाबला करती हैं, लेकिन कौमों के अंदर पिक एंड चूज़ तो नहीं होता ना। ये तो नहीं हो सकता कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनके साथी जो हैं, वो अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज ना करें और सारी ज़िम्मेदारी इकट्ठे होने की बाकी लोगों पर है। जब ये तस्वीर आप सामने रखते हैं तो आपको सोचना पड़ता है। ये रेंजर्स ने जो इस नमाज़ पढ़ते हुए शख्स के साथ किया था, फिर उस दिन 26 नवंबर को जैसे सरों में गोलियाँ उतारी गईं, तो सोचना पड़ता है कि इन लोगों के साथ दोबारा इकट्ठे होकर हमने जुस्तजू करनी है। क्या ये रिपेंट करते हैं? क्या ये आज अपने मामलात को ठीक करते हैं? आज के मामलात सुन लें कि आज ही यौम तासीस के हवाले से जो ज़िले जनरल सेक्रेटरी सलमान अली बाबा विहाड़ी के अंदर उनके पीपी 234 उनके डेरे पर पुलिस का रेड हुआ। बाकी भी बहुत सारी जगहों के ऊपर रेड हो रहे हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है। आलिया हमज़ा के साथ अभी क्या किया है। इजाज़ चौधरी साहब की ज़मानत लगी हुई, 75-76 साल के, शायद 78 साल उनकी अब उम्र है। बुज़ुर्ग हैं, दिल का आर्ज़ा है और शदीद बीमार है वो, और उनका कसूर भी कोई नहीं है, सेनेटर हैं वो। उनकी ज़मानत लगी थी काकड़ साहब की अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, और कल तक केस लगा हुआ था। आज उम्मीद थी लोगों को सुनेंगे और ज़मानत दे देंगे। आज जब अदालत के अंदर केस लगना था, तो रात लेट नाइट पता चला कि काज़ लिस्ट ही कैंसल हो गई है। अब बेंच की अवेलेबिलिटी नहीं है, ये काज़ मुकदमा जो है वो नहीं लगा, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए वो मुकदमा कैंसल हो गया है। इसका मतलब है इजाज़ चौधरी जेल में रहेंगे। तो यास्मीन राशिद जेल में है, पीछे से उनका क्लिनिक बंद किया जा रहा है। मियाँ महमूद रशीद जेल में हैं। आपको अभी हमने सेनेटर एजाज चौधरी के साथ क्या किया गया वो आपके सामने रख दिया है। उमर चीमा दोनों कंधे फ्रीज हैं, उनको जमानत नहीं दी गई। कहा गया कि 4 महीने में आप ट्रायल कर दें, जमानत नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जुल्म है ये जो किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी जेल में है, इमरान खान जेल में है, बुशरा बीबी जेल में है, और भी अभी बहुत सारे वर्कर 26 नवंबर के जो हैं वो जेलों में हैं। तो आप डिफरेंसेस एक साइड पर रख दें, और इकट्ठे हो जाएं। आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? जो भी ये तज्जियाकार करते हैं, जो भी लफाफे करते हैं, ये आपको जालिम को बताना चाहिए ना कि आप अपना जुल्म बंद करें ताकि कौम इकट्ठी हो जाए। हम तो इकट्ठे होना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि कौम एक जगह पर खड़ी हो, लेकिन जालिम को शर्म नहीं आ रही कि उसको उसको जुल्म करना बंद करना है। उसको ना बताइएगा कि आप अपना, कल ही लाहौर के अंदर शायद 20 या 25 मुकदमे दर्ज हुए हैं। जी हाँ, 20 के करीब मुकदमे पीका एक्ट के तहत। अब्दुल हमीद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको लाहौर में उठाया गया, अगवा किया गया, फिर 8-10 घंटे के बाद छोड़ा गया। ये जो सब कुछ हो रहा है, ये कौम को इकट्ठा करने के लिए हो रहा है। तो ये जो बहुत ही फुसफुसा सा बयानिया है कि कौम इकट्ठी हो जाए, डिफरेंसेस गिले भी हो जाएंगे, शिकवे भी। ओ भाई, जालिम को भी तो समझाओ, उसको भी तो समझाओ कि इसको अकल आए। उसको भी तो बताओ कि ये काम करना बंद करे। क्या एक तरफ से जुल्म होता रहना है और दूसरों ने इकट्ठे होना है? ये क्या फरसूदा बातें हैं कि क्या मतलब, कैसे इकट्ठे होंगे लोग एक जालिम के साथ, कैसे जाके खड़े होंगे अगर वो अपना जुल्म करना भी बंद ना करे और उसे चले ये छोड़ दे कि इस वक्त एक नाजुक मरहला है। वैसे तो हम नाजुक मरहले में रहते हैं, कहते हैं कि अहम मोड़ है। वो जैसे मोटरसाइकिल पे मोड़ मोड़ते हैं ना, तो आप ऐसे होते हैं, पूरी कौम टेढ़ी हुई है एक तरफ, मोड़ ही मुड़े जा रहा है पाकिस्तान, नाजुक मोड़ ही मुड़े जा रहा है, मोड़ हमारा खत्म ही नहीं होता। तो बहरहाल अब तो आने वाले जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो मोड़ में ही पैदा हो रहे हैं, मतलब वो उसी डायरेक्शन में, क्योंकि उनके माँ बाप, उनके दादा दादी सारे मोड़ ही मुड़ते हुए जा रहे हैं। तो वो अब ऐसी कौम ही ऐसे पैदा हो गई है जो मोड़ ही मुड़ रही है। लेकिन चलें, बहरहाल आगे चलते हैं कि इनको कहिए कि ये जुल्म बंद करें, फिर कौम ने इकट्ठे होना है। जुल्म के साथ किसी ने इकट्ठे नहीं होना। अगर कोई जालिम जुल्म करेगा खवातीन पे, बुजुर्गों पे, तो उसके साथ कौन इकट्ठा होगा? ये सारी फिर हवाई बातें हैं, ये नहीं हो सकना। अगर आपको कौम को इकट्ठे करना है, इमरान खान को बाहर निकालें, जर्नलिस्टों को बोलने दें, सोशल मीडिया से पाबंदियां उठाएं, बेगुनाहों को जेलों से रिहा करें, रिपेंट करें अपने किए हुए कामों के ऊपर, फिर जाके कौम ने इकट्ठे होना है। ऐसे ही ये जुबानी जमा खर्च इस दफा नहीं होना। अब कौम बहुत समझदार है। मैंने कहा आखिर पर आपके सामने कुछ मैं मीम्स भी रखता हूं। अच्छा, साथ साथ अली मोहम्मद खान साहब ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अली मोहम्मद खान साहब ने ऐलान किया है कि वो श्रीनगर के अंदर पाकिस्तान का झंडा लगाएंगे और फिर अगली मंजिल उनकी लाल किला होगी। तो लाल किले के सामने वाले सर, जरा प्लॉटों के बारे में भी सोच लीजिएगा किस किस का होगा। मतलब अगर आपने पाकिस्तान का झंडा, मेरे तो दोस्त हैं भाई अली मोहम्मद खान, आपको पता है, लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि अगर अली मोहम्मद खान अकेले ही निकल ही पड़े, गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे, घोड़े पे चले गए, अगर बमसी की तरह, वो आपने अर्तगल में देखा था,
तो अगर वहाँ चले गए और झंडा गाड़ दिया इन्होंने और हिंदुस्तान वाले उस वक़्त बस सो रहे हुए या समोसे खा रहे हुए या उनका दिल हुआ कि चल अली मोहम्मद भी हमारा भाई है, वो लाल किले पर झंडा लगा ले, मसला ही कोई नहीं। मतलब उधर तो वो बिल्कुल वेलकम करने के लिए हमें बैठे होंगे ना लाल किले के लिए उधर। तो वो जो वो 1.5 अरब हिंदुस्तानी हैं, वो तो उस दिन मेरा मतलब है कि कुछ पिकनिक कर रहे होंगे या उन्होंने तो आगे से कुछ भी नहीं कहना कि हमने झंडा लगा देना है। जैसे अगर वो इस तरफ झंडा लगाने आए तो हमने उनका जैसे वेलकम करना है, ज़ाहिर है हम नहीं लगाने देंगे। हम वापस उनको धकेलेंगे, हम उनका नुकसान करेंगे। तो ऐसे हमें पता नहीं क्यों भूल जाता है कि हम अगर ऐसी बात करेंगे, तो ये वॉर मॉन्गरिंग हम ना करें। हिंदुस्तानी काफ़ी इमैच्योर हैं, वो काफ़ी कर रहे हैं। अगर हमारी तरफ से भी वही काम होगा, तो काम जो है वो दूर निकल जाएगा। कोई हमें एक-दूसरे के ऊपर झंडे-शंडे नहीं लगाने चाहिए। हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे उन्हें लाहौर की और इस्लामाबाद की करनी चाहिए, हमें दिल्ली की करनी चाहिए। तो आल्दो आप में से भी कइयों को मेरी ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन जंग का हिस्टीरिया क्रिएट करना आसान है, बाद में उसे भुगतना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो पहले ये एक मोदी जैसा मैं तो इंतहा पसंदी कहूँगा, जो पूरी उसकी फ़ाशिज़्म है कि वो जंग चाहता है, पहले उससे पाला पड़ा हुआ है। अगर इधर से भी हम तत्ते बयान देंगे तो मामला इसी तरफ निकल जाएगा। लेकिन बहरहाल मैं फिर भी मशवरा ये दूँगा कि अगर आपने ये हतमी फ़ैसला कर ही लिया है कि आपने लाल किले के ऊपर झंडा लगाना ही लगाना है, तो फिर सामने वाले प्लॉट-श्लॉट वहाँ मेरा ख़्याल थोड़ी बहुत जगह तो खाली होनी है। वो किस-किस ने, जनरल बाजवा साहब को कितने मिलने हैं, आसिम मुनीर साहब को कितने मिलने हैं। मतलब आप में से कई कट सीधे होके बैठ गए होंगे कि मैंने भी लेना है प्लॉट, नहीं, आपकी बारी नहीं आनी। आप वो गुड़गाँव-शुड़गाँव जो दिल्ली का इलाका उससे परे को आपको मिलेगा प्लॉट। वो सामने वाले प्लॉट तो फिर ज़ाहिर है जनरल साहबान के ही होने चाहिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि इमरान खान साहब ने एक ओपन खत लिखा है, जो उन्होंने लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ-साथ कायम मकाम चीफ जस्टिस जो इस वक़्त आपको पता है कि याया अफरीदी तो मुल्क से बाहर है और आप में से कई हमारे एक विर्क साहब हैं, वो बड़े ही जज़्बाती हुए थे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास तो तारीखी मौका है। चीफ जस्टिस मुल्क से बाहर जा रहे हैं। पीछे जो मंसूर अली शाह साहब है चीफ जस्टिस, तो बाज़ी उल्टा दें। तो वो जैसे मैंने कहा ना मोड़-मुड़ रही है कौम। तो हमारे लोग बड़ी जल्दी जज़्बाती हो जाते हैं कि पता नहीं इसमें से क्या निकला। तो आपको सिर्फ़ बताना है मेरे ख़्याल कल याया अफरीदी वापस आ जाएँगे, तो मंसूर अली शाह साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया, जैसी आपकी उम्मीदें थी, उमंगें थी, कर भी नहीं सकते बेचारे। वो कोई बेंच भी बनाएँगे तो पीछे अगली अदालत को ताला लगा देंगे। तो अभी उनको खत लिखा है और उस खत में ज़ाहिर है यही कहा है कि अलीमा खानम साहबा ने और सलमान अकरम राजा साहब ने ये खत पहुँचाया है वहाँ। उस खत में यही है कि आप ये केसेस सुनें, इंसाफ़ करें, ये जो बदयांती हो रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ, ज़ुल्म हो रहा है, इसको बंद किया जाए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के केसेस सुने जाएँ और असूल और कानून के मुताबिक फ़ैसला किया जाए। अदालतों के अहकामात रद्दी की टोकरी में फेंके जा रहे हैं और कोई अदालतों को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। तो इससे फिर क्या होगा कि जो अदालतें हैं उनको फिर आइंदा भी कोई सीरियस नहीं लेगा। इसके अलावा भी कुछ खबरें थी जो आपके सामने रखनी थी, लेकिन अब मैं क्विकली कुछ मीम्स रख दूँ। अच्छा, इन मीम्स के ऊपर जनरल साहबान को मेरा सिर्फ़ ये पैगाम है कि आपने बुरा नहीं मनाना। मैं सिर्फ़ आपको बता रहा हूँ कि इस वक़्त सोशल मीडिया जिसको आपने बंद किया हुआ है, उसके ऊपर बातचीत क्या हो रही है। मीम्स का एक तूफ़ान है दोनों तरफ से, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों तरफ। आपको सिर्फ़ समझ आनी चाहिए कि नौजवान कहाँ खड़े हैं, जेन ज़ी की पल्स क्या है, वो आपके इन सारे मामलात को कैसे देखते हैं, ताकि आपको थोड़ी-सी रियलाइज़ेशन हो कि दोनों तरफ की जो यूथ है वो और पाकिस्तानी कौम ख़ुसूसन वो कैसे सोचती है। तो पहली मीम तो आप सबने सुनी रखी है, अभी तक बहुत ही मशहूर हो गई है कि सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से पाकिस्तान और भारत के माबैन जंग दुबई में होगी। उसके बाद अगली मीम ये है कि इंडियन आर्मी का पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए सनी देओल और अजय देवगन की हंगामी मीटिंग हुई है और जल्द मूवी बनाकर पाकिस्तान को हराने की जो है वो की जाएगी। उससे अगली जो है कि पाकिस्तान का भारत को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए साहिर अली बग्गा और आतिफ असलम से अहम इजलास, डीजीआईएसपीआर की तरफ से जल्द नया तराना रिलीज़ किया जाएगा। फिर पाक फ़ौज के भारत पे चढ़ाई की सूरत में पीछे पाकिस्तानी कौम के आज़ाद होने के इम्कानात रोशन हो जाएँगे। मीन फ़ौज ने अगर उधर चढ़ाई कर दी, तो जेन ज़ी कह रही है कि पीछे लोगों को ट्विटर-श्विटर की आज़ादी मिल जाएगी। सानहा 9 मई में मुलव्वस होने पर ये बड़ी ज़बरदस्त मीम है। सानहा 9 मई में मुलव्वस होने पर मोदी और अजीत डोभाल के खिलाफ थाना अप्पारा में मुकदमा दर्ज। अब इसमें अगर दफ़ा 124, दफ़ा 131, 504 वैसे लग नहीं सकती क्योंकि वो तो पाकिस्तानी है नहीं, लेकिन आपका क्या, आप तो दहशतगर्दी भी लगा देते हैं और दहशतगर्दी के भी लगा दें, पीका-शीका भी लगा दें, तो बस ज़बरदस्त हो जाएगा क्योंकि काम तो आप यही कर रहे हैं। तो मेरा ख़्याल कर दीजिए मुकदमा, ये भी पता चलेगा। अच्छा जी, फिर अगर इंडिया ने अगर जंग शुरू कर भी दी तो फॉर्म 47 के मुताबिक फैसला करके इंडिया की शिकस्त को यकीनी बनाया जाएगा। ये जेन ज़ी जो है वो बातें कर रही है। पाक भारत जंग में हम जंग के साथ खड़े हैं। अच्छा, इंडिया याद रखे कि इस बार हमें मुर्शद चाहत फ़तेह अली खान की खिदमात भी हासिल हैं। वैसे अगर चाहत फ़तेह अली खान साहब बॉर्डर पे जाके कोई मिली तराने, नगमे कोई चीज़ गाएँगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया हमला करेगा, काफ़ी होगा पाकिस्तानियों पर, वही अज़ाब काफ़ी होगा, तो वो नहीं करेंगे। अच्छा जी, सिंध और पंजाब के दरमियान जारी पानी का मसला इंडिया ने सिंध तास मुआहदा ख़त्म करके हल कर दिया है। ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। लेकिन आपको सुबह के व्लॉग में बताएँगे कि चौधरी साहब फिर भी नहीं रुके। उन्होंने सिंध में मज़ीद ज़मीन माँग ली, अब पता नहीं पानी कहाँ से लाना है उसके लिए, वो आपको कल बताएँगे। अच्छा जी, एयरफ़ोर्स के जितने भी बेसेस हैं, उन पर पत्ती और दूध के स्टॉक में गैर मामूली इज़ाफ़ा कर दिया है और क्योंकि चाय पिलानी होती है, आपको पता है पिछली दफ़ा जो आए थे वो काबू आ गए थे, फिर चाय पिलानी थी। पाकिस्तान अकेला एक ही वक़्त में भारत, इंडिया, हिंदुस्तान तीनों ममालिक से लड़ने की ताकत रखता है, साईं कायम अली शाह।
और आखिरी इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि जंग की सूरत में नूरजहां की अहम ज़िम्मेदारियाँ नसीबो-लाल सँभालेंगी। ऐसे जैसे अपॉइंटमेंट नहीं करते होते कि इसकी ट्रांसफ़र करते हैं या अपॉइंटमेंट, तो अल्लाह गरीक़ रहमत करे नूरजहां साहबा को कि जंग की सूरत में मैडम नूरजहां की अहम ज़िम्मेदारियाँ नसीबो-लाल साहबा सँभालेंगी। मैडम नूरजहां की साड़ी नसीबो-लाल के घर पहुँचा दी गई है। अब ये है वो सब कुछ। ये आपको सुनने में तो ज़ाहिर है बड़ी फ़नी और मज़े का ख़ेज़ बातें लगी होंगी और आपको भी लगा होगा, मैं किस से मत निकल आया हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ आपको बता रहा हूँ कि होश के नाख़ुन लीजिए। आज से पहले ऐसा मौज़ू होता था, तो अवाम कैसे रिएक्ट करती थी? अवाम किधर खड़ी होती थी? आपके मफ़रूज़े अभी भी इधर ही हैं, आप गेज नहीं कर पा रहे। आप वो मेंढक के नीचे आग जला दें ना, तो वो पानी गर्म होता रहता है, उसको अंदाज़ा नहीं होता। आपको अंदाज़ा नहीं है कि अवाम आपसे कितनी नाराज़ है। तो इसको मनाइए, ये वक़्त है। आप ट्रेन वाले हादसे पे ही जैसे आफ़ताब इकबाल साहब ने कहा, आपको मना लेना चाहिए था कौम को। कौम को मनाइए, इमरान खान को रिहा कीजिए। मैं आपसे दस्तबदस्त गुज़ारिश करता हूँ कि कौम का ये जो आपने इतनी ज़्यादा डिवीज़न क्रिएट की है, इसे ख़त्म कीजिए। ज़ाहिर है ये एक पर्सनैलिटी है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जनरल आसिम मुनीर। अगर वो खुद नहीं समझते तो दूसरे जनरल साहबान उनसे बैठ के बात करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि इस टाइम पाकिस्तान को इमरान खान की ज़रूरत है, कौम को इमरान खान की ज़रूरत है और इस सब को अब बंद होना चाहिए। वरना ये मीम्स देख लें या आप किसी थड़े, चौराहे, चौबारे किसी जगह पर बैठ के बात कर लें और अवाम की पल्स को देख लें, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा लोग कहाँ खड़े हैं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।